हेलो एंड वेलकम टू कॉम्पिटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो या कोई भी काम करना हो, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है और इसमें डिफरेंट प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। तो देखते हैं कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए हमें टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और किस तरह से अप्रोच करना है हमारे सिलेबस को, ताकि हम लोग टाइमली उसे फिनिश कर सके और बेटर परफॉर्म कर सके। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम टेबल में, वो होता है कि रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा टाइम टेबल बना लेते हैं, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, कि जिसे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट टाइम टेबल को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसे फॉलो करना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे लोग इस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों को ये चीजें सूट करती हैं, नो डाउट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे कि वो एकदम स्ट्रिक्ट टाइम टेबल पे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे, मैक्सिमम मतलब कहा जाए तो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है। तो ऐसे केस में अगर आप दूसरे को देखकर स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लेते हैं, किसी को इम्यूलेट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए दिक्कत बन सकती है। क्योंकि आप कुछ दिन तो हफ्ते 10 दिन तक उस पर चल सकते हैं, उसके बाद आप उस पर नहीं चल पाएंगे और जब फेल होगा तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आएगा, आप में डिप्रेशन होने के चांसेस बन जाएंगे। इसीलिए ऐसा टाइम टेबल सेलेक्ट करें जो कि आपके लिए रियलिस्टिक हो, आपको सूट करता हो। उसमें जो टाइम टेबल में डिफरेंट चीज़ों के लिए जो टाइम एलोकेटेड है, चाहे वो लेजर टाइम हो, चाहे वो फ्री टाइम हो, चाहे वो स्टडी टाइम हो, चाहे वो बाकी की दिनचर्या कंप्लीट करने के लिए जो टाइम चाहिए, उसका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, रियलिस्टिक एलोकेशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे एकदम कि टाइम यहाँ से एकदम खत्म हुआ तो कोई टॉपिक कंप्लीट हुआ है चाहे नहीं हुआ है, सिलेबस का मतलब कि बुक चेंज। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पेपर थिन। यहाँ पर टाइमलाइन अगर आप बनाते हैं तो ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सेकंड थिंग यहाँ पर क्या है कि अकम्प्लिसेबल टारगेट्स। देखिए, गोल होना लाइफ में बहुत जरूरी है, टारगेट्स को सेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्या कि टारगेट जो सेट करते हैं कि भाई हम 2 दिन में लक्ष्मीकांत खत्म कर देंगे, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि टारगेट आप ऐसा सेट कीजिए जो कि प्रैक्टिकल हो। टारगेट यहाँ पर अगर प्रैक्टिकल नहीं होगा तो यहाँ पर इसे अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। और जब टारगेट फेल होता है, टारगेट आप मिस करते हैं, तो अगेन डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटेड यानी कि फॉल बैक सिचुएशन और अगेन डिप्रेशन का सिचुएशन। और ऐसे केस में फिर आप रास्ते से भटक सकते हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले टारगेट आप ऐसा सेट कीजिए, पहले अपनी कैपेसिटी को, अपने स्ट्रेंथ्स को, अपने वीकनेसेस को एनालाइज कीजिए कि आप कितनी तेजी से पढ़ सकते हैं, कितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप हड़बड़ाहट में टारगेट जो है बहुत शॉर्ट टर्म का सेट कर लेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपको दिक्कत आएगी कॉन्सेप्ट्स को समझने में। और अगर आपने कॉन्सेप्ट सही से नहीं समझे, उसकी जानकारी सही से नहीं हुई, तो यहाँ पर कुछ दिनों के बाद आप इसे रट कर मगअप करके खत्म तो कर देंगे बुक को, लेकिन कुछ दिनों के बाद वही चीज भूल जाएंगे। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली समझे हुए टॉपिक्स आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक बैठे रहते हैं, लेकिन जो मगअप की हुई चीज है वो टाइम एंड अगेन अगर आप उसे रिवाइज नहीं करते जा रहे हैं तो वो फेड अप होता है बहुत जल्दी। तो फेड होता चला जाएगा, खत्म होता चला जाएगा, आपके दिमाग से वो जानकारी निकल जाएगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है कि टारगेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से सेट करना है, ना कि किसी के साथ कॉम्पीट करने के लिए। यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, यहाँ पर जल्दबाजी में चलना जरूरी है, लेकिन इतनी भी जल्दबाजी नहीं हो कि जिसके साथ आप कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी में सिर्फ आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर वही है कि सीधी सी बात है कि अगर आप हरीड वे में चलेंगे तो एक्सीडेंट होने के यानी कि रास्ते से भटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। प्लस देखिए क्या है कि यहाँ पर डिवाइड योर स्टडी,
ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है। सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि ये डिवाइड योर स्टडी एक काइजन प्रिंसिपल है जापानीज लोगों का। तो ये जापान में बहुत ज्यादा यूज होता है कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। इसमें लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर एक बुक है, उसके कंटेंट में आपको मिले लगभग 20 चैप्टर्स, अगर 20 चैप्टर हैं यहाँ पर, तो उसे ये लोग ऐसा नहीं है कि वो सारा एक बार में टारगेट करेंगे कि मुझे पूरी बुक खत्म कर देनी है, नहीं करते हैं। उसको क्या करेंगे कि डिवाइड कर लेंगे, उसको सिलोज में डिवाइड कर लेंगे कि हाँ भाई 2-2 चैप्टर का हम ग्रुप्स बना लेते हैं और उसके हिसाब से हम यहाँ पर इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो पहला टारगेट इनका हो गया शॉर्ट टर्म का, उसको कंप्लीट किया तो एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आती है। जैसे ही आप 2 चैप्टर देखिए, छोटा सा है, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक अगर हम लोग ले लें तो वहां पर 70-72 चैप्टर है। अगर आप पूरी बुक को टारगेट करते हैं कि आई विल फिनिश दिस इन 7 डेज, तो जब आप बुक उठाएंगे तो रिमेनिंग पार्ट जो है, जो बची हुई जो आपकी टारगेट है, वो बहुत ज्यादा दिखेगी फर्स्ट डे से ही। तो यहाँ पर फर्स्ट डे से आपको ये चीज डिसहार्टन करते जाएगी, आपको कमजोर बनाती जाएगी कि बहुत बचा हुआ है, बहुत बचा हुआ है। एक नर्वसनेस आएगा, एक मेंटल प्रेशर आएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए और अपने पेस को मेंटेन करने के लिए, ताकि दिमाग इस तरफ न भटके कि हमारा कितना सिलेबस बाकी और हमें कितना खत्म करना है, ये चीज पे ना भटक कर ये चीज पर आए कि हमें ये अभी पढ़ना है, ये 2 चैप्टर खत्म करने हैं, एक चैप्टर हो गया है, दूसरा बाकी है, फटाक से खत्म हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो ये काइजन प्रिंसिपल पे वर्क कीजिए, डिवाइड कीजिए अपने वर्क को, अपनी स्टडी को। तो यहाँ पे इससे फायदा ये होगा कि सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट आएगा, तो आपके अंदर से एक और मतलब कि बूस्ट मिलेगा आपको कि चलो 2 चैप्टर खत्म हुआ, नेक्स्ट 2 इज द टारगेट, आई विल फिनिश इट एज सुन एज पॉसिबल एंड इट विल स्पीड अप योर स्टडी। तो इसी चीज पे यहाँ पर वर्क करना है कि सबसे पहले आपको उसको सिलोज में फ्रैगमेंटेड वे में अप्रोच करना है, ना कि पूरा। जैसे अगर ऑप्शनल का ही सब्जेक्ट अगर ले तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सर 15 दिन में मैं पेपर 1 खत्म कर दूंगा, 15 दिन में पेपर 2 खत्म कर दूंगा। अब अगर किसी भी सब्जेक्ट का पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी एक पेपर अगर देखा जाए, तो उसमें लगभग 10 से 12 चैप्टर्स होते हैं, 10 से 12 टॉपिक होते हैं, और वो भी बहुत वास्ट होते हैं। तो 15 दिन में वो खत्म किया जा सकता है, नो डाउट। अगर आपका सिलेबस का फाउंडेशन कोर्स हो चुका है ऑप्शनल का, देन टू फिनिश ऑफ एनी ऑप्शनल विद इन 1 मंथ इज मोर देन इनफ। बट आप 1 गो में कहेंगे कि हाँ 1 मंथ में सिलेबस खत्म कर देना ऑप्शनल का, वो बन जाएगा डिफिकल्ट। चैप्टर वाइज अप्रोच कीजिए कि आज और कल तक में मुझे एक चैप्टर खत्म कर देना है। तो उस सिचुएशन में आपका जो टारगेट रहेगा छोटा रहेगा, एक चैप्टर नजर आएगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी, आपका विल पावर बना रहेगा, आपको नर्वसनेस नहीं आएगी, आपका दिमाग डेविएट नहीं करेगा बाकी का जो बुक्स का स्टैक है उसको देखकर कि ये पूरा बचा हुआ है, उधर आपका ध्यान ही नहीं जाएगा। आपका ध्यान कहाँ कंसंट्रेटेड रहेगा, क्योंकि टारगेट आपका यहाँ पर है एक सिंगल बुक पे। तो इस सिचुएशन में आपको वो बुक कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर डेविएशन नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि काइजन प्रिंसिपल पर एकदम जापानीज लोगों की तरह, इसीलिए जापानीज लोग इतने बढ़िया से कोई भी चीज काम कर लेते हैं, इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, क्योंकि वो छोटी छोटी टिडबिट्स के हिसाब से चलते हैं, ब्रिक बाय ब्रिक बेबी स्टेप्स लेते हैं। तो यहाँ पर आपको भी बेबी स्टेप्स के हिसाब से चलना है। ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। बेबी स्टेप्स में सबसे बड़ी चीज क्या है कि एफर्ट आप ओवरऑल उतना ही लगा रहे हैं, आपको कवर उतना ही डिस्टेंस करना है, आपको कवर उतना ही सिलेबस करना है। बट क्या है यहाँ पर फायदा, छोटे छोटे सिलोज में छोटे छोटे स्टेप्स में आप अगर बढ़ेंगे तो आप एफर्ट उतना ही लगा रहे हैं, लेकिन आपको वो चीज महसूस नहीं होगी, उतना ज्यादा आपको वो हैम्पर नहीं करेगा आपके मेंटलिटी को कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना, और वो इजिली आपको कंप्लीट करने में हेल्प आउट करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइज द स्टडी टाइम, ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है स्टडी टाइम का, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है। यहाँ पर आपको 9 पेपर हैं टोटल, उसमें से आपके 2 कंपलसरी पेपर हैं, ऑप्शनल है, 4 जीएस है, 1 एसए है।
तो यहाँ पर आपको सारी चीजें की पढ़ाई करनी है। तो इसीलिए आपको सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या करना है कि आपको टाइम एलोकेशन इस तरह से करना है कि आपका न्यूज़पेपर हर हालत में डेली के डेली खत्म होना चाहिए। न्यूज़पेपर खत्म होगा तो आपको बेहतर तरीके से वहां पर करंट अफेयर्स की जानकारी रहेगी, और यहाँ पर थ्रू आउट द सिलेबस हर जगह पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलेंगे, राइट फ्रॉम द प्रीलिम्स सिचुएशन टू टिल द इंटरव्यू। तो न्यूज़पेपर तो आपका किसी भी हालत में मिस आउट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। और ये भी देखिए, कोई भी टफ वर्क जो है वो आप अर्ली इन द मॉर्निंग कीजिए। जो भी टफ वर्क है उसे आप अर्ली मॉर्निंग में कीजिए। उससे फायदा क्या होगा कि उस समय आदमी का दिमाग 8 घंटे 4 घंटे जो भी आप सोते हैं, जितने भी देर में आप रिफ्रेश हो जाते हैं, तो उस समय आपका दिमाग फ्रेश रहता है, उसमें वर्क करने की कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, टायर्ड आउट नहीं रहता है। और करंट अफेयर्स या न्यूज़पेपर के साथ सिचुएशन क्या है, यू विल गेट अ न्यू इन्फॉर्मेशन ईच एंड एवरी डे। तो यहाँ पर उस नए इंफॉर्मेशन को एसिमिलेट करने में, उसको समझने में, उसको ग्रैस्प करने में ज़्यादा एफर्ट लगता है माइंड का, और ज़्यादा वहाँ पर आपको डेलिब्रेशन चाहिए, ज़्यादा वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन एसिमिलेट करना है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो माइंड, फ्रेश माइंड है, सुबह सुबह आपने न्यूज़पेपर खत्म कर दिया, तो यहाँ पर ये आपको कम टाइम कंज्यूम करेगा। जो न्यूज़पेपर अगर आप शाम को पढ़ते हैं, अगर वो 2 घंटे का टाइम लेता है, तो इट इज पॉसिबल दैट यू विल फिनिश इट ऑफ इन 1.5 आवर इन द मॉर्निंग टाइम। तो ये चीज पे ध्यान रखना है कि अर्ली मॉर्निंग में न्यूज़पेपर या टफ वर्क जो भी है, और ये न्यूज़पेपर का काम खत्म हुआ, उसके बाद जो सब्जेक्ट्स आपको टफ लगते हैं या फिर जो टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं, तो उन सबको टारगेट करना है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं उनको इकोनॉमिक्स टफ लगता है, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे जिन्हें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टफ लगता है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आपको टारगेट करना है मॉर्निंग टाइम में। प्लस यहाँ पर क्या है, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़पेपर तो हो गया सो हो गया, प्लस यहाँ पर क्या करना है, आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जो भी नए बुक्स है या नया टॉपिक है उसे आपको अर्ली मॉर्निंग में टारगेट करना है, क्योंकि नई चीजें हमेशा आपको ज्यादा एफर्ट मांगेगी। सेकेंड टाइम में क्या होता है, कभी भी आप फर्स्ट रीडिंग में किसी भी चीज का अगर आपकी कैपेसिटी एसिमिलेशन की बहुत ज्यादा है, तो भी आप 30% से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वहाँ से ग्रैस्प नहीं कर सकते, उसको कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। एसिमिलेशन कैपेसिटी भी ब्रेन की लिमिटेड, और 30% बहुत ही ज़्यादा हो गया। उसके बाद सेकेंड रीडिंग में वही आपका रीच आउट करेगा 50 to 55%, थर्ड रीडिंग में 70 to 75% रीच आउट करेगा, और 100% तो किसी को पता नहीं हो सकता है। ये सीधी सी बात है। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है कि फर्स्ट रीडिंग जब भी आप दें किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, किसी भी न्यू चीज का, तो वो आपको अर्ली मॉर्निंग में देना है। और सेकेंड हाफ में आप पकड़िए फिर उसके बाद रिवीजन वर्क या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस को भी टाइम एलोकेट करना। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस या मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हो गए, मल्टीपल क्वेश्चंस हो गए, तो ये पर ऑब्जेक्टिव वगैरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी के एग्जाम में प्रैक्टिस रेगुलरली चाहिए। तो आपको उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों वो जरूरी चाहिए ये मैं आगे के वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस तरह से आप ऑर्गेनाइज कीजिए अपने टाइम को, तो आपको यहाँ पर फ्रूटफुल आउटकम मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं कि ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, तो हैphazard मैनर में चलते रहते हैं, तो उसके कारण यहाँ पर उनका वेस्टेज ऑफ टाइम ज़्यादा होता है। प्लस यहाँ पर क्या है, अवॉइड द मोनोटोनी। बहुत सारे लोग एक किताब को उठाए और उसके पीछे अड़ गए कि इसको खत्म करके ही रहना है, लेकिन क्या होता है कि मोनोटोनी होने के कारण धीरे धीरे उस चीज को पढ़ने की आपकी स्पीड कम होते रहती है। तो यहाँ पर स्पीड फैक्टर को मेंटेन करने के लिए कि आप जिस स्पीड से उसको पढ़ रहे हैं, तो सब्जेक्ट में चेंजेस लाना जरूरी है। 24 घंटे तक आप एक ही काम नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर 24 घंटे छोड़िए, आप 5 से 6 घंटे अगर लगातार कोई एक सब्जेक्ट को पढ़ते हैं,
तो उसके बाद वहाँ पर उस सब्जेक्ट को चेंज करना जरूरी हो जाता है। और बेसिकली इसमें डिवीजन करने का ये तरीका होना चाहिए कि 5 से 6 घंटे अर्ली इन द मॉर्निंग वाले टाइम में आप पढ़िए न्यू सब टॉपिक्स, न्यू सब्जेक्ट्स, और उसके बाद जब आप चेंज करते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट का जो आपने पढ़ रखा है पहले से उसका रिवीजन कीजिए, तो वो बेटर अप्रोच रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पर मोनोटोनी को आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज उसी चीज में लगे 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 आपका धीरे धीरे स्पीड कम होता जाएगा और आप इस अड़ियल रवैये में लगे रहेंगे, स्टबन नेचर में लगे रहेंगे कि मुझे इसे खत्म ही करना है, और वो आपका टाइम वेस्ट करता चला जाएगा। प्लस यहाँ पर देखिए रिजुविनेशन ब्रेक। बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह सुबह एकदम बैठ गए टेबल पे लाइब्रेरी पे 4 बजे 5 बजे उठकर, और रात के 11 बजे तक वहीं पर हैं, बस नाश्ता पानी हुआ, लंच वगैरह हुआ, चाय हुआ, और वो भी विद इन देयर अपार्टमेंट, विद इन देयर रूम, विद इन देयर एकोमोडेशन। तो बाहर जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो भी एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में रहते रहते डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। उनमें वह चीज़ जो है नई चीज़ों को समझने की और सीखने की ये चाहत, दूसरों से मिलने की ये अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होती चली जाती हैं। नया इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं है कि क्या चल रहा है एग्जामिनेशंस में, कोई डिस्कशन नहीं होती है, और इसके कारण उनका ब्रेन एक तरह से, उनका माइंडसेट एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाता है। रिजुविनेशन बहुत ज़रूरी है, अपलिफ्ट करना अपने मोरल को, अपने माइंड को, ये बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम कभी भी 5 से 6 घंटे मैक्सिमम हो जाता है। 5 से 6 घंटे के स्टडी के बाद एक ब्रेक 1 आधे घंटे का जरूरी है, और उस समय भी आप निकलिए तो कंस्ट्रक्टिव लोगों से मिलिए। ऐसे नहीं कि बाहर निकले तो उसकी गर्लफ्रेंड उधर है, उसकी गर्लफ्रेंड इधर है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। मेनली क्या करना है कि जो आपने पढ़ा पहले, तो कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ आप मिलेंगे तो उसी पर आप डिस्कशन करेंगे, तो वो एसिमिलेशन होगा, वो आपको एक तो रिकॉल करने की कैपेसिटी आपकी बढ़ाएगा। दूसरी चीज, आपसे जो मिस आउट हुआ है वो चीजें हो सकता है कि सामने आप जिनसे डिस्कस कर रहे हैं उनके ध्यान में हो, उन्होंने उस चीज को ग्रैस्प किया हो, तो नए आइडियाज मिलेंगे, नए इंफॉर्मेशन मिलेंगे, कोई नई टॉपिक को ऐड करना है, कोई नई बुक को ऐड करना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी, प्लस एक मेंटल रिफ्रेशमेंट मिलेगा, तो रिजुविनेट हो जाएंगे आप। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको स्टबन नेचर में अड़े नहीं रहना, बाहर नहीं जाना है, टाइम वेस्ट होता ही होता है। टाइम वेस्ट भी नहीं करना है, ये नहीं कि हम निकले हैं 1 घंटे के लिए, उसके बाद भाई चल यहाँ पे घूमते हैं, चल वहाँ पे घूमते हैं, चल ये देखते हैं, करते करते आपके 5 से 6 घंटे यहीं पे निकल गए। तो ये चीज को भी अवॉइड करना है। डोंट गेट ड्रैग्ड अलोंग विद द अदर्स। आपको अपने टाइम फ्रेम में स्ट्रिक्ट रहना है कि हाँ भाई हम निकले हैं, 1 आधे घंटे के अंदर चाय वाय पी, थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर की, कुछ बुक्स देख लिए कि क्या है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, उसके बाद सीधा वापस बैक टू स्टडी। तो ये चीजें भी देखनी है, और रिजुविनेशन बहुत जरूरी है। उसमें भी आप अगर आप बाहर टहलने के लिए भी निकल गए वो भी ठीक है, आपको नहीं जाना है ग्रुप में, टहलने के लिए निकले, आप टहल रहे हैं, ड्यूरिंग द वॉक यू जस्ट स्टार्ट टू रिकॉल व्हाट एवर यू हैव रेड, एंड जो भी चीजें आप वहां पर रिकॉल करने में कैपेबल हो जाएंगे, उसको सक्सेसफुली रिकॉल कर लेंगे, वो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि आपने अगर उसको एट रैंडम वॉक करते हुए रिकॉल कर ले रहे हैं, मतलब वो आपके माइंड में सही से फिट हो चुका है, वो आपके दिमाग में सही से एसिमिलेट हो चुका है। तो ये चीज भी बहुत फ्रूटफुल है। रिजुविनेशन के अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग रिजुविनेशन के लिए जिम चले गए, वर्कआउट चले गए, या सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि स्टैग्नेंट एंड सिडेंट्री लाइफ आप एक स्टूडेंट का देखते हैं कि बैठे हुए हैं, सिर्फ पढ़ना ही है, तो यहाँ पर जो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स डेवलप हो रहे हैं बैठे बैठे, वो थ्रू स्वेटिंग निकलना जरूरी है। तो यहाँ पर उससे भी एक बूस्ट मिलता है। जब भी आप देखिए एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज से आपको जो फील गुड हार्मोन होते हैं, डोपामिन, वो रिलीज होता है,
और डोपामिन रिलीज होगा, आप एकदम मजे में रहेंगे, आपको स्टडीज में भी मन लगेगा, डिप्रेशन नहीं आएगा, नर्वसनेस नहीं आएगा, आप एकदम मतलब जॉली मूड में रहेंगे और आपका काम इजी होता चला जाएगा। क्योंकि जब भी पर्सन रिलैक्स रहता है उसकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज भी देखना है कि आपको हेल्थ मेंटेन करना है। ये नहीं कह रहे हैं कि सिक्स पैक एब्स बना लिए एकदम बॉडी बिल्डर बन गए, दैट इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट बी फिट। तो वो चीज पे ध्यान देना है। और उसके बाद यहाँ पर रिजुविनेशन आपका होता रहेगा, तो आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क करता रहेगा, आप फील गुड मूड में रहेंगे, आपकी इफिशियंसी बढ़ी रहेगी, तो ओवरऑल आपकी स्टडीज भी अच्छी रहेगी। प्लस यहाँ पर सबसे बड़ी चीज, स्टिक टू द प्लान। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है, प्लान बनाते हैं, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस वाला हालत हो जाता है उनका, कि वो प्लान बनाएंगे और 4 दिन के अंदर उनका प्लान फेल हो जाता है, फिर नया प्लान बनाएंगे, 4 दिन में फिर से फेल हो जाएगा। तो फर्स्ट इसीलिए जरूरी है कि आप, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था कि मेक रियलिस्टिक टाइम टेबल, क्योंकि रियलिस्टिक टाइम टेबल अगर आप बनाएंगे तभी आप उस पर स्टिक कर पाएंगे। और अगर आपने रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाया है जिसपे कि आप स्टिक कर सकते हैं, देन डाई हार्ड ट्राई कीजिए कि हर हालत में इसे हमें फॉलो करना है, तभी जाकर आपके लाइफस्टाइल में, आपके स्टडीज में एक डिसिप्लिन आ पाएगा, तभी आप एक कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई कर पाएंगे और तभी जाकर आप कुछ अचीव कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है। यहाँ पर कभी भी स्टिक रहना है, आपको एकदम अडेयर करना है कि हम जो प्लान बनाए, आखिर बनाया मैंने है, मैं अपनी वीकनेस जानता हूँ, मैं अपनी स्ट्रेंथ जानता हूँ, मैं इस पे स्टिक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये आपको खुद को पता है। तो फिर उस पर लगे रहने में, उस पर स्टिक करने में, उस पर अडेयर करने में, उस प्लान को फॉलो करने में क्या दिक्कत है? जस्ट विल पावर की कमी है। तो विल पावर बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। आपने प्लान बनाया, आपने टाइम टेबल बनाया, सब कुछ आपने किया है, तो उसे फॉलो भी आपको करना ही चाहिए, तभी आप कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं कि ये सारे तो मेजर फैक्टर्स हो गए, जो 7 पॉइंट्स हमने पहले देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली चीज, स्टक विथ द टाइम टेबल ड्राफ्टिंग। ये जो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया कि स्टिक टू द प्लान, उसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेली नया टाइम टेबल बनाते रहेंगे और ड्राफ्टिंग करते रहेंगे, ऐसा जैसे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कोई बिल ड्राफ्ट कर रहे हैं। तो हमेशा न्यू टाइम टेबल बनाते रहना है कि चलिए भाई, पहले तो हमने देखा था कि हमने एक्सरसाइज का टाइम नहीं अकाउंट किया, पहले हमने न्यूज़पेपर का टाइम नहीं दिया था, अच्छा जो ब्रेक है वो थोड़ा छोटा हो गया, तो आज ये सारी गलतियां नहीं करनी है। हमेशा नया नया टाइम टेबल ही ड्राफ्ट करते जा रहे हैं। सबसे पहले आप एनालाइज कीजिए कि आपका गोल क्या है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका गोल डिसाइडेड रहना चाहिए कि पर डे गोल आपका क्या है, 1 डे गोल क्या है, 7 डेज गोल क्या है, 1 मंथ का गोल क्या है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको यहाँ पर कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो कैसा बनाया है और क्यों बनाया है। वो सारी चीजें आपको इजीली समझ में आएंगी। आप प्रॉपर ड्राफ्टिंग फर्स्ट टाइम करेंगे और आप फिर उस प्लान को फॉलो कीजिए, इसके स्टिक रहिए, उस पर अडेयर कीजिए, नो इशूज, यू विल बी सक्सेसफुल, इट्स डेफिनेट। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकेंड थिंग क्या है, मेजर योर स्टडीज। बहुत सारे लोग कहते हैं क्या, सुबह से शाम तक बैठे हुए हैं, किताब के साथ बैठे हुए हैं, पन्ने पलट रहे हैं, शाम को खुश हो रहे हैं, बहुत पढ़ाई हो गई, आज तो दिन भर पढ़ लिया हमने, लेकिन आउटपुट क्या है? तो यहाँ पर ये चीज आपको मेजर करना जरूरी है कि आपका आउटपुट क्या आया। आप दिन भर बैठे तो आपने क्या किया? सबसे पहली चीज, आपने कितने नोट्स बनाए? तो ये चीज ध्यान देना जरूरी है कि आपने कितने नोट्स बनाए। कोई भी चीज आप अगर, चलिए बुक की फर्स्ट रीडिंग है तो आपने कितने पेजेस अंडरलाइन किए उसको गिनिए, काउंट कीजिए, वो है आपकी डायरेक्टली मेजरेबल रीडिंग। या फिर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपने कितने पेजेस वहां पर नोट्स बनाए,
ये है आपका डायरेक्टली मेजरेबल रीडिंग। तो इस चीज को अकाउंट करना, इस चीज का ध्यान रखना कि आपने कितनी पढ़ाई की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है। प्लस यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग दिन भर बैठ गए किताब लेकर टेबल के पास, और न किताब से कोई काम हो रहा है, न टेबल पे कोई दूसरी चीज कुछ कर रहे हैं, बस टाइम पास हो रहा है। तो यहाँ पर इफेक्टिवली आप हाथ में पेन लेकर कितने देर तक इफेक्टिवली किताब के साथ पढ़ रहे हैं, उसका क्लॉक टाइम आप मेजर कीजिए। स्टॉप वॉच रखिए, मेजर कीजिए कि हाँ, अगर मैं पानी पीने के लिए भी उठाऊं, एक छोटा सा 10 मिनट का भी ब्रेक ले रहा हूं, स्टॉप दैट स्टॉप वॉच एंड काउंट दैट इफेक्टिव रीडिंग टाइम। जब वो आप अकाउंट करना चालू कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप दिन में 5 घंटे भी इफेक्टिव टाइम उस तरह से काउंट करके पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। 5 घंटे में ही आपको समझ में आएगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, बहुत कुछ अचीव किया। तो ये चीज़ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं सिर्फ टेबल पे चेयर पे लेके किताब लेके बैठ गए और कर कुछ और रहे हैं, और शाम को फेक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है वहाँ पर कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली, आज तो दिन भर लाइब्रेरी में बैठे रह गए, आज तो दिन भर टेबल चेयर पे बैठे रह गए और बहुत ज़्यादा पढ़ाई होगी। तो उस फेक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट को खत्म करने के ये टेक्निक्स हैं कि पहले तो आप देखिए कि आपने कितने नोट्स बनाए, उसके बाद आप देखिए कि आपका ओवरऑल मतलब आउटपुट किसी भी मेथड से, या स्टॉप वॉच का मेथड हो गया, या नोट्स का मेथड हो गया, या आपने कितने पेजेस अंडरलाइन किए, कितने नोट्स बनाए, ये सारी चीज़ों का आप जब मेजर करना चालू करेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने पढ़ाई कितनी की। उसके बाद थर्ड थिंग, अवॉइड द स्क्रीन एडिक्शन। अभी के टाइम में क्या हो गया है कि टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के बाद से, प्लस ऑनलाइन क्लासेस के सिस्टम जब से चालू हुई है, लॉकडाउन के बाद से, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ये हो गया है कि मोबाइल पर स्टडीज चल रही हैं, लैपटॉप पर चल रही हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ गई हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि पहले भी बहुत सारे लोग देखता था कि यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, मतलब कि छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मिल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। छोटी छोटी टिडबिट्स में आपको कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कंप्रेस्ड इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज मिलता है। बट यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि लोग डेविएट कर जाते हैं, और यहाँ पर डेविएट होने के कारण क्या होता है कि उन्होंने चालू तो की थी स्टडी से, लेकिन पहुंच गए कॉमेडी पे, एक्सीडेंट देख रहे हैं, जेसीबी की खुदाई देख रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करना है, स्क्रीन एडिक्शन। क्योंकि एक बार आपके हाथ में वो स्क्रीन आ जाता है, उस पर वीडियोस चलते जाते हैं, देखिए वो एफर्टलेस मेथड ऑफ एंटरटेनमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है, बस पढ़े रहना, प्ले कर दिया, वो चला जा रहा है, चला जा रहा है, चला जा रहा है। और वो एफर्टलेस स्टडी मेथड भी है, उसमें भी आपको वही करना है, ना पेन चाहिए, ना पेपर चाहिए, ना बुक चाहिए, ना खुद से पढ़ना है, ना कुछ करना है, बस सुनते जाना है। तो जो भी एफर्टलेस इजी चीजें होती है, उसके जितने फायदे होते हैं, जितना कम एफर्ट लगता है उतने ज्यादा नुकसान भी होते हैं। तो एक बार आप यहाँ पर डेविएट अगर हो गए स्टडी वाले कंटेंट से और पहुंच गए कॉमेडी पे, सॉन्ग्स पे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो उस पे इंटरटेनमेंट के मोड में जहां पर आप चले गए तो पता चलेगा आपको कि कब आपके हाथ से एक गुड चंक ऑफ टाइम निकल गया, उस दिन का पूरा दिन आपका कब बर्बाद हो गया ये पता भी नहीं चल पाएगा। तो ये सिचुएशन को आपको हमेशा अवॉइड करना है, स्क्रीन एडिक्शन से हमेशा बच के रहना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है, डू नॉट जगल विद द गोल्स। बहुत सारे लोग क्या है, पहले एक टारगेट बनाएंगे कि हाँ भाई हम 10 दिन में यहाँ पर लक्ष्मीकांत खत्म करेंगे, पॉलिटी खत्म करेंगे, वॉट एवर इट इज, और 2 दिन के बाद किसी को देखा पढ़ते हुए क्या कि वो तो हिस्ट्री पढ़ रहा है, और उसके पास से 4 इन्फॉर्मेशन मिल गई कि हिस्ट्री के क्वेश्चन पिछले बार ज़्यादा आए थे, इस बार भी पढ़ लो, ये है वो है, तो उन्होंने अपने गोल शिफ्ट कर दिए। अब लक्ष्मीकांत छोड़कर वो पहुंच गए हिस्ट्री पे। 2 दिन बाद फिर से किसी ने इकोनॉमिक्स के बारे में ज्ञान दे दिया, वो पहुंच गए इकोनॉमिक्स पे। तो ऐसे जगल करते से क्या होता है कि आपका कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे या हिस्ट्री के ज़्यादा या आएंगे या पॉलिटी के ज़्यादा आएंगे, ये कोई नहीं जानता एक्सेप्ट यूपीएससी। सिर्फ यूपीएससी को पता है
कि वो क्या करने वाला है। अदरवाइज नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द टीचर कैन टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी देयर इन द क्वेश्चन पेपर। सो बी कंफर्म एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, वट एवर बी देयर इन द क्वेश्चन यू शुड हैव द कैपेबिलिटी टू सॉल्व इट। सो इसीलिए यहाँ पर है कि आपको सारे सब्जेक्ट्स में इक्वल एफर्ट देना है। बाकी आपकी किस्मत कि कौन से पेपर आपके मजबूत हैं, कौन से कमजोर हैं, किससे क्वेश्चंस ज़्यादा आए, किससे कम आए, लेकिन सॉल्व तो आपको हर हालत में हर चीज़ करनी है वहाँ पर जो भी पेपर में। इसीलिए आपको ये तो पता है नहीं कि क्या आएगा नहीं आएगा। ध्यान रखिए हमेशा कि आपको पढ़ना सब कुछ है। तो इसीलिए गोल्स को आप कभी चेंज मत कीजिए दूसरे के इन्फ्लुएंस में आकर या खुद से फ्रस्ट्रेट होकर। यहाँ पर डिवाइड कीजिए, स्टडी कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए, अपने आप आपके गोल्स अचीव होते चले जाएंगे। और सबसे पहली चीज जो हमने कहा था, टाइम टेबल दैट सूट्स यू, यानी कि रियलिस्टिक टाइम टेबल लगाइए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे का टाइम टेबल कॉपी करते हैं, एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। जो भी लोग क्लियर कर लेते हैं, जिनके रैंक्स आ जाते हैं, वो बन जाते हैं एक्सपर्ट्स, और वो अपना एक टाइम टेबल पब्लिश कर देंगे और पता चला भेड़ चाल में बहुत सारे लोग उसी टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं। भाई वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए वो टाइम टेबल था, वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से था। उन्होंने खुद अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालाइज की और उसके हिसाब से वर्क किया और उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाया और उसे फॉलो किया। तो वो आपके लिए सुटेबल कैसे हो सकता है? इसीलिए डू नॉट कॉपी द अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि 6 घंटे पढ़ के भी आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपसे ज़्यादा उनको पता है, आपसे ज़्यादा सिलेबस वो कवर करके बैठे हुए हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलेंगे कि 12-12 घंटे तक टेबल पे ही चिपके रहते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट कैपेबल टू मैच दोज पीपल हु वेयर स्टडिंग जस्ट फॉर 6 आवर्स। तो यहाँ पर डिफरेंस है एसिमिलेशन कैपेसिटी का, वे ऑफ स्टडी का, वे ऑफ मेकिंग नोट्स का, और किस तरह से वो बुक्स को पढ़ते हैं, कौन कौन से बुक्स पढ़ते हैं। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है कि आपको अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के हिसाब से काम करना है। टाइम टेबल ऐसा बनाना है जो कि आपको सूट करे, ना कि दूसरे का कॉपी करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि बेसिकली सबसे पहले आपको अप्रोच कैसे करना है अपनी स्टडीज़ को ये पता होना चाहिए, तभी जाकर आप स्टडी में वहाँ पर प्रोसेस को सही से फॉलो कर पाएंगे। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बाकी चीज़ों के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल पे हमें फॉलो करें। हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। अगर किन्हीं को कोई भी जानकारी चाहिए हो, कुछ भी काउंसलिंग, मेंटरिंग, कोई भी ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सिलेबस और क्वेश्चन और डिफरेंट कोर्सेज के डिटेल्स के लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और सब्सक्राइब बटन को दबा दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन भी दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।